जब ढलती रोशनी के साथ ये शहर मायूस अंधेरे में लिपटने को तैयार था, तभी पुलिस स्टेशन से 2 गाड़ियां अपने दल बल के साथ टाउन की भीड़ भाड़ से निकलकर वादियों में बनी बस्ती की तरफ जा रही थी, जिसके साथ रास्ते में एक एम्बुलेंस भी जुड़ गई। गाड़ी की रफ्तार को देख सब समझ गए थे कि कुछ बड़ा कांड हुआ है। अरे हल्दीराम, मरवाएगा क्या? धीरे चला। पर साहब जी, वहाँ एक मर्डर हुआ है और एक लड़का उस घर में मर्डरर के साथ भी है। हाँ तो हमारे लिए कौन सी नई बात है? हम तो रोज ही मर्डरर देखते हैं, उसके चक्कर में खुद थोड़ी ना मरेंगे। तो आराम से चल। इंस्पेक्टर कबीर की बात सुन हल्दीराम ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर ली और कुछ देर बाद ही वो शहर के सबसे आखिर में बने एक घर के पास पहुंच गए, फ्रेडी के घर। एक तरफ जहां पूरा शहर नए साल की तैयारी में जुटा था, वहीं ये घर एक गुमनाम अंधेरे में खोया हुआ था और उसके अंदर लाइट ऐसे जल बुझ रही थी मानो जैसे कोई एक साथ पूरे घर की लाइट को जला रहा हो और फिर वापस से बंद कर रहा हो। अंदर हॉल में जलती बुझती लाइट के बीच बहुत सारा खून पसरा हुआ दिखाई दे रहा था, जो सीधे एक औरत की लाश के पास जा रहा था, जिसके माथे पर गहरा घाव और एक आंख में पेचकस धंसा हुआ था। वहीं दूसरी आंख ऐसे फटी हुई थी जैसे किसी को डरा रही हो। उस लाश को देखते हुए एक लड़का कोने में बैठा हुआ थर-थर कांप रहा था, जो कोई और नहीं बल्कि फ्रेडी था। 4 साल पहले का फ्रेडी, जो अपनी माँ की लाश के सामने बैठा था। ओए लड़के, क्यों मारा इसे? क्या लगती है ये तेरी? मॉम थी मेरी, मैंने नहीं मारा, उसने मारा। फ्रेडी का इशारा एक कमरे की तरफ जा रहा था, जहां पुलिस को एक पैसे के बैग के साथ खून से लथपथ फ्रेडी के डैड दिखाई देते हैं और फिर पुलिस लाश के साथ साथ उसके खूनी पति को भी पकड़ कर ले जाती है और फ्रेडी वही घर के बाहर बैठा अपनी माँ को याद करने लगता है। उसकी माँ, जो इस दुनिया की अकेली ऐसी इंसान थी जिसने फ्रेडी के बदसूरत होने का मजाक नहीं बनाया था, बल्कि उसे मजबूत होने की हिम्मत दी थी। भले ही फ्रेडी कितना भी बदसूरत हो, उसकी माँ उसे रोज तैयार करके बाहर भेजती, लेकिन फिर भी उसे लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। पर माँ की गोद में सिर रखते ही वो सब कुछ भूल जाता था। पर अब तो वो गोद भी नहीं रही, क्योंकि वो फ्रेडी को अपने डैड से बचाते हुए खुद कुर्बान हो गई। फ्रेडी के डैड अपने इस बदसूरत बच्चे को घर से बाहर निकालना चाहते थे, पर उसकी माँ उन्हें रोक रही थी। इसी बीच बहस इतनी तेज हो गई कि उसके डैड ने उसकी माँ को ही मार दिया, वो भी फ्रेडी के सामने। ये सब सोचते हुए फ्रेडी वहीं घर के बाहर बैठा रो रहा था और रोते रोते वहीं सो गया। अगली सुबह जब फ्रेडी ने आंखें खोली तो सामने धीमी धीमी बारिश हो रही थी और अभी भी फिजाओं में काले बादल शुमार थे, जैसे कि नया सवेरा बाहर आना ही नहीं चाह रहा था। वो जैसे ही उठकर बैठता है कि तेजी से उसकी पीठ पर एक जोरदार लात पड़ती है और वो लुढ़कता हुआ नीचे गिर जाता है। सामने देखता है तो उसका बाप खड़ा था। तुम्हें पुलिस ने छोड़ कैसे दिया? तो तुझे क्या लगा मैं अंदर चला जाऊंगा? अरे कलोटे, तेरे नाम पर ये जायदाद ना होती ना तो मैं तुझे कब का खत्म कर देता। न जाने मेरी किस्मत में तू कहां से आ गया साला। चल जा, ठेके से एक रम की बोतल लेके आ। और सुन, देर हुई ना तो चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी। फ्रेडी रोते हुए पैसे उठाता है और फिर भागते हुए सड़क पर दौड़ने लगता है, बिना ये सोचे कि वो कहाँ जा रहा है। तभी सामने की घुमावदार सड़क से एक गाड़ी आती है और उससे उसकी टक्कर हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक अनजान घर में पाता है। कहाँ हूँ मैं? और ये मेरे कपड़े किसने बदले? तभी कमरे के बाहर से एक प्यारी सी आवाज आती है। सॉरी, मैंने बदले, पूरे भीग गए थे, ड्राई कर दिए मैंने, अभी लाती हूँ। पर शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। पर तुम हो कौन? फ्रेडी के इस सवाल पर वो लड़की कमरे के अंदर आती है। मैं तुम्हारी जान बचाने वाली हूँ, नाम है करिश्मा। और भला सड़क पर ऐसे कौन भागता है? फ्रेडी उसको देखते ही उसमें खो सा जाता है, न सिर्फ उसकी खूबसूरती के कारण बल्कि इसलिए भी कि अगर कोई और होता तो उसकी बदसूरत शक्ल को देखकर मरने के लिए छोड़ देता। लेकिन करिश्मा उसे अपने घर ले आई ताकि उसे कुछ ना हो। और तो और वो अभी भी उससे प्यार से बातें कर रही है।
ऐसा तो आज तक सिर्फ उसकी माँ ही करती आई थी। माँ की याद आते ही फ्रेडी फिर से दुखी हो जाता है कि तभी क्या हुआ? तुम ऐसे उदास क्यों हो गए अचानक? मेरी माँ। इतना कहते ही फ्रेडी ने करिश्मा को अपनी पूरी दास्तान बता दी, जिसके बाद करिश्मा ने उसे गले से लगा लिया। वो फ्रेडी की हम उम्र तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके गले लगते ही फ्रेडी को ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई अपना हो, दिल के इतने करीब कि जिसने उसे प्यार से गले लगाया हो। इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाया और करिश्मा की आंखों में देखता हुआ उसके होठों का रसपान करने ही वाला होता है कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजती है और करिश्मा भी होश में आ फोन उठा लेती है। हाँ कबीर बोलो। करिश्मा तुम अभी गई नहीं, डील बहुत बड़ी है मेरी जान, प्लीज उन्हें खुश करके ही आना। हाँ कबीर, ध्यान रखूंगी। ये कहते हुए करिश्मा की आंखें शर्म से झुक गई और वो फ्रेडी से बोली, अच्छा अब मुझे चलना होगा, तुम भी चलो, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगी। फ्रेडी भी उसके साथ ही चल देता है और गाड़ी प्रेम के बंगले के पास आकर रुक जाती है। करिश्मा उसे गाड़ी से उतार कर खुद अंदर चली जाती है। फ्रेडी ने भले ही अपनी माँ को खो दिया था, पर अब उसे कोई ऐसा मिल गया था जो उसके चेहरे को नहीं बल्कि उसके दिल को प्यार करता था। वो वहीं खड़े खड़े प्रेम के बंगले को देखने लगता है। तभी सड़क पर दूसरी तरफ से एक बड़ा ट्रक हॉर्न मारते हुए आ रहा था। फ्रेडी चाहकर भी वहां से हिल नहीं पा रहा था। जैसे जैसे ट्रक उसके करीब आता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो लाख कोशिश करता है कि वहां से हट जाए, पर हट नहीं पाता और फिर ट्रक से उसकी एक जोरदार टक्कर हो जाती है और वो चीखते हुए अपने बेड से उठता है। उसने सेंटा की ड्रेस पहनी हुई है, बगल में मास्क और बेड के नीचे कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी। तभी अचानक से उसके सामने करिश्मा की आत्मा आ जाती है। तुम फिर आ गई? हाँ, पर गायब कहाँ हो जाती हो? क्यों छोड़ जाती हो उस वक्त पर जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है? देखो तुम्हारे लिए मैं क्या से क्या बन गया, एक खूनी हत्यारा जो तुम्हारी मौत का बदला ले रहा है। पर मैंने तो नहीं कहा तुम्हें कि तुम मेरी मौत का बदला लो फ्रेडी, और भले ही तुमने प्रेम को मार दिया हो, पर मेरा असली कातिल तो उसका बाप है, उस तक तुम नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे कैसे? मैं उस प्रेम के बाप को भी जान से मार दूंगा जिसने तुम्हारा ये हाल किया है। करिश्मा देखना, मैं तुम्हारी मौत का बदला लूंगा। करिश्मा, करिश्मा, करिश्मा। फ्रेडी को यूं चिल्लाता देख उसके डैड उसके कमरे में आते हैं और फिर, अरे कलूटे साले, सुबह सुबह करिश्मा बोलने से कपूर नहीं मिल जाएगी। चुप रहे, ढंग से न्यूज भी नहीं देखने देता साला। डैड के जाने के बाद फ्रेडी भी कमरे में झांक कर देखने लगता है कि आखिर कौन सी न्यूज चल रही है। और एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। टॉप एंड टाउन शहर में बीती रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पुलिस स्टेशन के अंदर ही कमिश्नर के बेटे की हत्या कर दी गई। थाना इंचार्ज कबीर का कहना है कि इसके पीछे किसी सेंटा का हाथ है, पर कमिश्नर के मुताबिक कबीर ही उसके बेटे के पीछे पड़ा हुआ था और उसी ने उसे मारा है और अब वो फरार है। हालांकि इंस्पेक्टर कबीर को डिपार्टमेंट ने सस्पेंड कर उसे भगोड़ा साबित कर दिया है और पुलिस उसके काले चिट्ठों के कारनामे खोलने में लगी हुई है। ये न्यूज देख फ्रेडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई कि अब उसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पुलिस कबीर के पीछे लगी है। लेकिन इस न्यूज से फ्रेडी के डैड के पसीने छूट रहे थे, उन्हें बेचैनी होने लगी थी। तभी उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे है और जैसे ही वो पीछे मुड़े कि फ्रेडी ने अपना मास्क पहना और कुल्हाड़ी घुमाते हुए कहा, जिंगल बेल। दूसरी तरफ कबीर कैसे भी अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना चाहता था, पर उसके सामने दुश्मन उससे काफी बड़ा था। कबीर ठहरा एक इंस्पेक्टर और वो एक कमिश्नर, और तो और अब उसके पास खाकी का पावर भी नहीं था। इसलिए अब उसने अपने पैसों का इस्तेमाल करना शुरू किया और शहर के हर गुंडे से पैसे के बदले उसका सपोर्ट मांगने लगा। वहीं हल्दीराम से डिपार्टमेंट की इनसाइड इंफॉर्मेशंस लेने लगा कि कमिश्नर कब और कहां है और किसके साथ है। तभी लगभग 1 महीने की फील्डिंग के बाद उसे पता चला कि कमिश्नर की अय्याशियों का दौर फिर से शुरू हो गया है और आज रात को वो अपने बंगले पर बिल्कुल अकेला है। बस 2-4 गार्ड ही होंगे जो गेट पर रहेंगे। हल्दीराम से इतनी जानकारी मिलते ही कबीर कहता है, सुन हल्दीराम, आज मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगा, बस तू मेरी मदद अंदर पहुंचने में कर देना। आज मैं सेंटा की ड्रेस पहन कर आऊंगा, समझ गया ना? ओ साहब जी, आप घबराओ मत,
हमारा फुल सपोर्ट रहेगा, आप बस आ जाइए। कबीर की इस बात के बाद रात के लगभग 10 बज रहे थे। हल्दीराम समेत 3 और गार्ड दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। तभी हल्दीराम को एक सेंटा आता हुआ दिखाई दिया, जिसका मतलब था कबीर, और हल्दीराम चिल्ला उठा, अरे ओ नास पीटो, सिर्फ इसी दरवाजे पर पहरा दोगे क्या सबके सब? कोई पीछे के दरवाजे से कूद कर आ गया तो क्या करोगे? हैं? चलो तुम दोनों पीछे का राउंड मार कर आओ। और भाई चमनप्राश, गेट नंबर 2 लॉक हुआ है या नहीं, जाओ देख कर आओ। जैसे ही सारे गार्ड्स वहां से चले गए, हल्दीराम ने गेट खोल दिया और कहा, चाहिए सर, खत्म कीजिए साले को और ले लीजिए भाभी का बदला। हल्दीराम के कहते ही वो सेंटा अंदर चला गया और फिर अगले ही कुछ पलों में 2 लड़कियां चीखते हुए आधे कपड़ों में बंगले के बाहर निकली और भागने लगी। हल्दीराम ने उन्हें रोका नहीं। तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकी और उसमें से एक सेंटा बाहर आया और मास्क उतारते हुए बोला, क्या हुआ हल्दीराम, ये लड़कियां ऐसे क्यों भागी? कबीर सर आप बाहर हैं, तो वो सेंटा कौन था? अरे वही होगा जिसने प्रेम को मारा, जाओ पकड़ो उसे। कबीर की बात सुन सभी बंगले के अंदर भाग कर जाते हैं, जहां कमिश्नर की बेहाल लाश पड़ी थी। उस किलर सेंटा ने उसे 3 चाकू मारे थे, दोनों हाथों में और तीसरा उसके प्राइवेट पार्ट में, ताकि उसकी आत्मा भी एक बार कांप जाए किसी और की इज्जत पर हाथ डालने से पहले। तभी कबीर की नजर जाती है उसके सिर के पास, जहां सेंटा की एक छोटी सी मूर्ति होती है और एक टेप रिकॉर्डर। कबीर, ये मैं हूँ, किलर सेंटा। किस मुंह से तू करिश्मा का बदला लेने आया था? अरे तेरे कमीनेपन की वजह से ही तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, पर कोई नहीं, मैंने ले लिया उसका बदला और अब तेरी बारी है। किलर सेंटा की बात सुन कबीर घबरा जाता है और वो डरता हुआ सीधे अपने गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। पर जैसे ही उसने गाड़ी को आगे बढ़ाया कि पीछे से किसी ने उसके सिर पर पिस्तौल तान दी। चुपचाप गाड़ी चलाता रहे, वरना तू तो गया। कबीर ने रियर मिरर में देखा तो वो सेंटा था। तू किलर सेंटा, सुन, ये पिस्तौल तानना तुझे महंगा पड़ेगा। कबीर ने इतना ही कहा था कि फ्रेडी ने खिड़की पर गोली चला दी और एक ही झटके में पूरा कांच टूट गया, जिसके बाद कबीर भी सहम गया। फिर किलर सेंटा ने अपना मास्क उतारा। तभी कबीर ने पाया कि वो फ्रेडी है, यानी कि उसका शक बिल्कुल सही निकला। तभी उसे उसके बगल में वो औरत भी दिखी जो हमेशा सपने में दिखती थी। और तभी फ्रेडी उसकी तरफ देखते हुए कबीर से पूछता है, बता, क्यों छोड़ दिया तूने मेरी माँ के हत्यारे को? हाँ? आखिर कबीर ने क्यों छोड़ दिया था फ्रेडी की माँ के हत्यारे को? क्यों उसके पिता ने उसकी पत्नी और फ्रेडी की माँ को जान से मार दिया था? अब क्या फ्रेडी भी इंस्पेक्टर कबीर को मार देगा या पुलिस फोर्स के आगे घुटने टेक देगा? देखिए किलर सेंटा के आखिरी एपिसोड में। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल